हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्लीडर सूट। ये सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 88 ऑर्डर 35 में गिवन है। वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अब आते हैं हम इंटरप्लीडर सूट पे। इंटरप्लीडर सूट होती क्या है? इफ़ द प्लेंटिफ फाइल्ड अ कंप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट to select the actual owner of the property, it is considered as interpleader suit. तो इससे क्लियर होता है कि इंटरप्लीटर सूट इसलिए फाइल की जाती है ताकि किसी प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है ये पता चल सके। अब जैसे एक व्यक्ति है जो रास्ते से जा रहा है, उसको सड़क पे एक बैग मिल गया। नेक्स्ट डे वो उस बैग में देखता है कि बहुत सारे पैसे हैं। अब उसने उस बैग के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट दे दी न्यूज़ पे, और न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद अगले दिन उसके पास दो लोग आते हैं। दोनों उस बैग को अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करते हैं। तो ये जो बंदा था जिसको बैग मिली थी, इसको कैसे पता चलेगा कि उस बैग का एक्चुअल ओनर कौन है, कौन सच कह रहा है? तो इसको पता करने के लिए वो क्या करता है, कोर्ट में जाके एक इंटरप्लीडर सूट फाइल कर देता है। ये बंदा कहता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बैग में, मैं इस प्रॉपर्टी को डिलीवर करने को तैयार हूँ। कोर्ट पता करे कि एक्चुअल में इसका ओनर कौन है। ये दो लोग मेरे पास आए, इन दोनों में से आप डिसाइड करें और ये प्रॉपर्टी उसको दे दे। तो इसको बोलते हैं हम इंटरप्लीडर सूट। जब प्लेंटिफ का खुद का कोई इंटरेस्ट ना हो, प्रॉपर्टी में कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं हो, वो रेडी है प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, बट प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है ये नहीं पता है, तो वहाँ पे इंटरप्लीडर सूट फाइल होती है। ये दोनों केसेस में हो सकती है, या तो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, दोनों केसेस में हो सकती है। लेकिन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लेंटिफ के पास है, लेकिन प्लेंटिफ उस पोजीशन को अपने पास रखना नहीं चाहता है, वो डिलीवर करने को रेडी है, लेकिन एक्चुअल ओनर का पता नहीं है। अब आते हैं इंटरप्लीडर सूट को फाइल करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है। मान लो एक इंसान है, उसकी डेथ हो जाती है और उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं किया दूसरे फैमिली मेम्बर्स को, और दूसरे फैमिली मेम्बर्स बैंक के पास जाते हैं उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए। तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल ओनर कौन है? तो इसके लिए बैंक इंटरप्लीडर सूट फाइल कर सकती है कोर्ट में, ताकि बैंक को पता चले कि एक्चुअल हायर कौन है उस बंदे का, और उस बंदे की प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इंटरप्लीडर सूट सेक्शन 88 ऑर्डर 35 में डिफाइंड है। अब आते हैं हम इंटरप्लीडर सूट के कंडीशंस पे। डेथ, एसेट्स, प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज ईदर मूवेबल और इमूवेबल। जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पे डिस्प्यूट हुआ है, जिसके पोजीशन के लिए इंटरप्लीडर सूट फाइल हुआ है, वो या तो मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है। देयर आर टू डिफेंडेंट्स, दो डिफेंडेंट्स होने चाहिए जो उस सब्जेक्ट मैटर पे क्लेम कर रहे हों। बोथ डिफेंडेंट्स आर entitled टू डिमांड प्रॉपर्टी फ्रॉम ईच अदर। फॉर एनी इंटरेस्ट द पर्सन हु हैज़ टू पे द डेट, मतलब जो कंप्लेनेंट है जिसने फाइल की है इंटरप्लीडर सूट, वो नॉन लेजिटिमेट होना चाहिए। द कंप्लेनेंट इज एबल टू पे द डिफेंडेंट द डेट और एनी सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी। जो कंप्लेनेंट है जिसने इंटरप्लीडर सूट फाइल की है, वो रेडी हो देने के लिए कि मेरे पास जो पोजीशन है वो मैं देने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर पैसे ही है तो उसने ख़त्म कर दिए सारे पैसे और फिर वो इंटरप्लीडर सूट फाइल करे और फिर बोले कि नहीं मैं पैसे तो पे नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पे करने के कंडीशन में हो। इंटरप्लीडर सूट जिस प्रॉपर्टी को लेके हुआ हो, वो कोई भी सूट पेंडिंग ना हो किसी और कोर्ट में। अगर रेस जुडिकाटा में जजमेंट इशू होती है तो केस दोबारा फाइल नहीं हो सकती है। अब आते हैं हम इंटरप्लीडर सूट को फाइल कैसे करेंगे। तो इंटरप्लीडर सूट वो बंदा फाइल कर सकता है जिसका प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो रेडी है पोजीशन डिलीवर करने के लिए। सारे एस्पेक्ट्स को कोर्ट अपनी कस्टडी में रखता है। इंटरप्लीडर सूट में मल्टीपल डिफेंडेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टी पे क्लेम करते हैं, जिनका इंटरेस्ट हो उस प्रॉपर्टी पे। इसके सब्जेक्ट्स मैटर या तो मूवेबल हो सकते हैं या इमूवेबल हो सकते हैं। डेट्स, एसेट्स, लैंड, कुछ भी हो सकता है। जिसने इंटरप्लीडर सूट फाइल किया है वो क्लेमेंट से, जो उसका असली हकदार है, उससे
सिर्फ अपने कॉस्ट या चार्जेस जो उसके फाइल करने में लगे या उस प्रॉपर्टी को सेव करने में लगे, सिर्फ वो एक्सपेक्ट कर सकता है या मांग सकता है, डिमांड कर सकता है। उसके सिवा उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में। देखते हैं कि हम इंटरप्लीडर सूट कौन फाइल नहीं कर सकता है। कुछ एक्सेप्शंस है रूल 5 में। जो डिफेंडेंट होता है, जो प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है, वो फाइल नहीं कर सकता है इंटरप्लीडर सूट। Claimant is only permitted to bring a complaint in the court. वो सिर्फ कंप्लेंट ला सकता है कोर्ट में। जो प्लेंटिफ है वो फाइल करेगा ताकि कोर्ट कोई एक्शन ले। कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकता है। कोई टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड या ओनर के अगेंस्ट इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकता है। अब एक केस लॉ है रंजन शर्मा एंड अदर्स वर्सेस लाभ सिंह एंड अदर्स। ये केस मई 6, 2011 का है। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि जो अपील की गई है उसका कोई सब्सटेंस नहीं है और रूल 5 ऑर्डर 35 के अकॉर्डिंग एक टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड पे इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकता है। एक और केस लॉ है सत्यनारायण वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज टोंक एंड अदर्स। इस केस में भी यही हुआ था। जो सिविल जज था उन्होंने सूट डिसमिस कर दिया था, ये भी ऑर्डर 35 रूल 5 के अंडर, क्योंकि थर्ड पिटिशनर था कोई, उसने पिटिशनर के ही अगेंस्ट सूट फाइल कर दी थी फॉर रिकवरी ऑफ रेंट। तो वीडियो के एंड में हमें ये पता चलता है कि जो इंटरप्लीडर सूट है वो एक लॉ सूट है जो डिफेंडेंट के बिहाफ पे कंप्लेनेंट फाइल करता है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है ये नहीं पता है और वो प्रॉपर्टी अब आगे किसको ट्रांसफ़र करनी है, किसको देनी है, कौन उसका एक्चुअल ओनर है जो उसकी पोजीशन लेगा, ये भी हमें नहीं पता है। तो उसके लिए प्लेंटिफ इंटरप्लीडर सूट फाइल करता है। प्लेंटिफ ये भी कर सकता है कि वो कोर्ट को जाके सारे पैसे दे दे या जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है वो हैंड ओवर कर दे और बोले कि अब आप मेरा नाम इस सूट में से हटा दो और आपको जो करना है करो, देखो कौन है इसका ओरिजिनल ओनर और उसको ये पोजीशन दे दो और मेरा नाम हटा दो। यहाँ पे ये भी पता चलता है हमें इस वीडियो में कि दो डिफेंडेंट होने चाहिए, मतलब दो क्लेमेंट होने चाहिए जो क्लेम कर रहे हो उस सब्जेक्ट मैटर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को। जो प्लेंटिफ है उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में होना चाहिए। उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरी है या इससे मुझे कोई बेनिफिट होना चाहिए। नहीं, वो रेडी होना चाहिए प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए। जैसे ही पता चलता है कि उसका एक्चुअल ओनर कौन है वो तुरंत वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर सकता है। हाँ, उसका ये इंटरेस्ट हो सकता है कि उसके जो पैसे खर्च हुए हैं सूट फाइल करने में, प्रॉपर्टी को सेव करने में, प्रोटेक्ट करने में, उसका ध्यान रखने में, वो उसकी कॉस्ट या चार्जेस मांग सकता है। इसके सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये जो इंटरप्लीडर सूट होती है, जिस सब्जेक्ट मैटर से, जिस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट मैटर, मनी, डेथ, जिससे भी होनी चाहिए, वो उसके रिगार्डिंग कोई भी सूट पहले से पेंडिंग नहीं होना चाहिए कहीं भी किसी भी कोर्ट में। Once this suit has been reviewed by the court of law, it will not be tested twice. अगर एक बार इस सूट को रिगार्डिंग डिसीजन आ जाता है तो वो दोबारा वो सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।